हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भारत पे राजपूत काल में मुस्लिम हमले होने शुरू हुए थे, उतनी मुस्लिम हमलों में सबसे पहले अरबी मुसलमान आए थे। अरबियों के बाद तुर्क आए। तुर्कों में सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने ही भारत में रुकने का फैसला किया था। और क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए उसने भारत की जो सत्ता थी वो अपने गुलामों को सौंप दी थी, स्लेव्स। और बताया था गुलाम शब्द उस समय जो था बड़े योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि जो उसमें बड़े बड़े योद्धा होते थे, बस क्योंकि वो लिखित में खरीद के आए रहते थे इसलिए उनको गुलाम कहा जाता था। तो गुलामों को उसने अपनी सत्ता सौंप दी। तो इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश बना, पहली डायनेस्टी बनी, उसको कहा गया गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। इसी गुलाम वंश में पहला सुल्तान बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय काल आपको बताया था कल कि 1206 से 1210 तक था। उसकी कुछ खास बातें बताई थी, उसकी उपाधियाँ, उसकी कुछ इमारतें। फिर कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद आराम शाह बना, कुछ ही समय तक था। फिर आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर, क्योंकि वही पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली से शासन किया और उसी ने खलीफा से खिलाफत, जो खिलवत होती है, वो हासिल की थी और वैध सुल्तान उसी को माना जाता है। हालांकि इल्तुतमिश ने और भी बहुत सारे काम किए थे। बताया था एकता व्यवस्था थी, कई सारे सिक्के चलाए, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। इल्तुतमिश ने एक वसीयत तैयार की थी, जिसकी वसीयत में अपने बेटे को रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसने सुल्तान बनाने की रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसने नहीं, अपने बेटी रजिया को सुल्तान बनाने के लिए अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। लेकिन उसके मरने के बाद जब इल्तुतमिश की मौत हुई तो उसकी वाइफ थी शाह तुर्काना, उसने साजिश करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया था। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य था और रजिया जो थी वो ज़्यादा योग्य थी उसके मुकाबले। तो जब एक बार दिल्ली से रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो उस समय सुल्तान था, वो शिकार खेलने के लिए दिल्ली से बाहर गया, तो रजिया ने मौके का फ़ायदा उठा के सारे सरदारों को इकट्ठा किया और उन सरदारों के सामने और जनता को इकट्ठा करके, भीड़ इकट्ठा करके उनसे न्याय की मांग के बिल्कुल भावनात्मक इमोशनल अंदाज में लाल कपड़ा पहन के आए थे। लोगों से अपील की कि हमारे पिता ने हमें सुल्तान बनाया था, लेकिन साजिश करके हमारे भाई को बना दिया गया। तो फिर बाद में सरदारों ने उसका साथ दिया और उसकी जो माँ साजिश कर रही थी रजिया के खिलाफ, शाह तुर्काना, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया गया। बाद में जब उसका भाई लौट के आया तो उसको पकड़ के गिरफ्तार किया गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जेल में बंद कर दिया गया और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई। इस तरीके से बहुत ही साजिशों के तहत साजिश करके, जो उस समय बताया था कि इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल था जिसको तुर्क चहलगानी कहा जाता था, उसे तुर्क चहलगानी के साथ साजिश करके रजिया ने गद्दी हासिल की। अब ये जो रजिया का शासनकाल था 1236 से 1240, ये दिल्ली सल्तनत या भारत में मुस्लिम काल की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका थी। यानी फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम सुल्तान वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ये पहली और आखिरी मुस्लिम सुल्तान थी। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसके अलावा रजिया ने और कुछ कोई बहुत शासन प्रशासन में कोई या बहुत कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया था कि अलग से उसको याद किया जाए। तो उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं थी, इसलिए इसको इतिहास में बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाता। उसका पूरा जो समय था वो राजनीति में उलझा हुआ था। वो जो तुर्क चहलगानी के ही साजिश करके वो गद्दी प्राप्त की थी, तो इसलिए अपने सुल्तान की पोजीशन को मजबूत करने के लिए उसने तुर्क चहलगानी में फूट पड़वा दी। ये तुर्क चहलगानी वाले पहले आपस में लड़े, फिर इन समूह को समझ में आया कि भाई रजिया ही हमारे खिलाफ सारी साजिश कर रही, तो इन सबों ने मिलकर रजिया को पराजित किया और उसको कैद कर लिया। तो इस प्रकार रजिया का जो पतन था वो इसी तुर्क चहलगानी की जो साजिश का नतीजा था। तो उसका ये जो 4 साल का शासनकाल था 1236 से 1240, ये 4 साल पूरा इस शासन की बजाय वो राजनीतिक मामलों में और राजनीतिक षड्यंत्रों का ही वो शिकार हुई और उसी में लगी रही। इसलिए इसमें कोई बहुत खास योगदान नहीं था। हालांकि जादू पूरा था इसके अंदर, इसके चक्कर में कई लोगों की जाने गई थी। सबसे लास्ट में जिस सरदार की गिरफ्तार कैद में थी, ये सबसे लास्ट में इसको अल्तुनिया इसे तुर्क चहलगानी का एक सदस्य था, अल्तुनिया ने इसको गिरफ्तार किया था। अल्तुनिया की ही जेल में ये बंद थी, पता नहीं क्या जादू मारी, अल्तुनिया को लेकर फरार हो गए और दोनों भाग रहे थे। और कैथल के पास दिन में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुके थे, तो केवल राहगीर जो डकैत होते हैं, जो सोना चांदी गहना वगैरह लूटते हैं लोगों का, तो केवल राहगीर डकैतों ने इसका गहना लूटने के लिए इसकी हत्या कर दी और उसकी लाशें सड़क पर फेंक दी।
तो बिल्कुल खराब मौत हुई थी उसकी। अब जैसे किसी सुल्तान की हत्या किसी राहगीर छिनेत ने कर दी, डकैत ने कर दी, बहुत ऑकवर्ड लगता है। जैसे राष्ट्रपति की हत्या किसी पॉकेट मार ने कर दी, या प्रधानमंत्री की हत्या किसी छिनेत ने कर दी, तो ऑकवर्ड लगता है। तो वैसे इसकी मौत जो बहुत ऑकवर्ड हुई थी कि एक सुल्तान की हत्या केवल छिनेतों ने, जो राहगीर लुटेरे होते थे, उन सबों ने इसकी गहने लूटने के लिए कर दी थी, और उनकी लाशें जो है सड़क पर लिटा दी गई थी। उनको भी पता नहीं था ये कौन है, पहचानता तो था नहीं कोई। बाद में उधर से कुछ व्यापारी गुजरे तो उन सबों ने पहचाना, तो सुल्तान की लाश पड़ी। तो बहुत खराब मौत हुई थी, कुछ खास काम इसने नहीं किया। रजिया के बाद क्या हुआ कि जो तुर्के चहलगानी वाले थे, ये लोग शासन पर हावी हो गए, और रजिया के भाइयों को और इल्तुतमिश के बाकी उत्तराधिकारियों को एक तरीके से मोहरे की तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो इसके बाद के जो शासक थे वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे। इसके बाद जो अगला सुल्तान बना मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था, इसका जो समय काल था 1240 से लेके 1242 था। फिर ये भी साजिशों का शिकार होता है। उस समय इसी तुर्की चहलगानी का एक पुराना सदस्य था बलबन ने साजिश की, और फिर अगला सुल्तान बनाया अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक। अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल था 1242 से 1246 तक था, 1242 to 1246, ठीक। तो ये बस क्रम से बनते जा रहे थे, हटते जा रहे थे। इनका कोई बहुत शासन प्रशासन में कोई खास भूमिका नहीं थी। एक जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था, उसने एक काम किया था कि इसने एक पद बनाया था नाइबे मुमालिकात। नाइबे मुमालिकात का मतलब सुल्तान का मतलब बस असिस्टेंट टाइप से, तो एक बड़ा पद होता था नाइब ए मुमालिकात, वो इसने बनाया था। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला जो सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, ये भी बलबन की साजिशों के साथ ही बना था सुल्तान। इसका समय काल वही 1246 से 1265 तक रहा। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, इसके समय में पूरी सत्ता जो थी बलबन के ही हाथ में रही। बलबन ही नायब मुमालिकात बना और उसी ने शासन व्यवस्था अपने हाथ से संभाली। और फिर बाद में बलबन ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी थी, तो बलबन का एक करीबी रिश्तेदार भी बन गया था। इसी नसीरुद्दीन महमूद के समय मिनहाजुस सिराज ने एक किताब लिखी थी तबकाते नासिरी। तो जो तबकाते नासिरी लिखी गई है, उसका जो नायक है वो नसीरुद्दीन महमूद ही है। नसीरुद्दीन महमूद को ही केंद्र में रखते हुए मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी। लेकिन ये सुल्तान जरूर था, लेकिन ये केवल एक कठपुतली की तरीके था। पीछे से जो शासन संभाल रहा था बलबन, सारी व्यवस्था अपने हाथ में रखा हुआ था, सारा नियंत्रण उसके हाथ में था। सुल्तान की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। जब सुल्तान की स्थिति बहुत पतन एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब सुल्तान के पास कोई नहीं जाता था, सीधे बलबन के पास लोग बाईपास करके पहुँचना शुरू कर देते थे सारे काम के लिए। तो एक तरीके से सारी सत्ता बलबन ही संभाल रहा था। तो फिर जब नसीरुद्दीन की मौत हुई या शायद इसको मार दिया, तो अगला सुल्तान बना बलबन। तो ये जो बलबन सुल्तान बना 1265 से 1287 तक। अब जब ये सुल्तान बना, अब कोई इतिहासकार कहता है कि ये खुद से मरा था, किसी ने कहा बलबन ने इसकी हत्या करवा दी। अब इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि खुद से मरा या इसने हत्या करवा दी, क्योंकि सुल्तान की सारी शक्तियाँ बलबन पहले से ही अपने हाथ में रख चुका था। तो इसलिए जब इसने सुल्तान को हटा के जब ये खुद सुल्तान बना, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, न किसी को आश्चर्य हुआ, न कोई बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि बलबन सुल्तान बन गया, क्योंकि 20 साल तक वो पहले से ही वो सुल्तान के तरीके से, एक तरीके से पीछे से वो सारा सुल्तान वाले सारे काम कर रहा था। अब बलबन क्योंकि बहुत पुराना चालीसा का इसी तुर्की जो चहलगानी था उसका एक पुराना सदस्य था, और उसको सारी राजनीतिक गुणागणित पता थी, बहुत अनुभवी योद्धा था वो। तो इसलिए जब गद्दी पर बैठा तो उसने शासन व्यवस्था को ठीक ठाक करने का प्रयास किया और उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो बलबन के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी, तो बलबन की सबसे बड़ी समस्या वही थी जो बलबन ने खुद क्रिएट की थी। खुद क्रिएट करने का मतलब है कि जब बलबन इस चहलगानी का सदस्य था तो वो सुल्तान की पोजीशन को बहुत कमज़ोर कर चुका था। भाई सुल्तान की कोई सुनता नहीं था, सब चहलगानी वाले ही सारा काम करते थे। तो जब आप सुल्तान की पोजीशन को कमज़ोर करके सारी सत्ता चहलगानी के हाथ में देंगे, और जब आप सुल्तान बनेंगे तो क्या चहलगानी वाले छोड़ देंगे? इतने शरीफ तो चहलगानी वाले थे नहीं, क्योंकि सुल्तान की पोजीशन बिल्कुल गिर चुकी थी। अब उस पोजीशन पर बलबन पहुंच चुका था, यानी जिसकी सत्ता को
जिसकी स्थिति को उसने गिराया उस स्थिति में बलबन खुद पहुंच गया। अब बाकी उसको शक हुआ कि ये चहलगाने वाले तो छोड़ने वाले नहीं। तो बलबन के सामने सबसे बड़ी समस्या वही थी जो उसने खुद खड़ी कर दी थी, सुल्तान की स्थिति को मजबूत करना। ये नहीं था उस समय। बलबन होशियार था, अनुभवी था और खुद तुर्के चहलगानी का इस चालीसा का बिल्कुल सक्रिय सदस्य था और खुद सारी गुणागणित राजनीति करता था। इन सब में वो माहिर था और वो जानता था कि सुल्तान की स्थिति को ठीक ठाक करना है तो इस चालीसा को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। इसलिए सुल्तान बनते, उसको सारी चीज़ें पता थी, अनुमान इसको था। इसलिए सुल्तान बनते ही बलबन ने सबसे पहला काम किया कि इस चहलगानी को ही ख़त्म कर दिया। झंझट ही खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जो इसके लिए टेंशन हो सकते थे चहलगानी, जिसका वो खुद सदस्य था, उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्के चहलगानी को बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने, और ख़त्म किसने किया, बलबन ने पहला ही काम किया। अब इसने सुल्तान की जो पोजीशन थी, सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, उसको मेंटेन करने की कोशिश की, उसको बना के रखने की कोशिश की। अब सुल्तान की प्रतिष्ठा बनेगी कैसे? अब क्योंकि उस समय तक जो सुल्तान की पोजीशन होती थी, सुल्तान की पोजीशन मोर और लेस बिल्कुल वैसे ही होती थी जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर की स्थिति होती है, वही सुल्तान की पोजीशन होती थी। क्लास मॉनिटर जैसे होता है कि जो क्लास मॉनिटर होता है वो क्लास को लीड करता है, लेकिन क्लास मॉनिटर के बच्चे केवल और केवल तभी सुनते हैं जब तक टीचर खड़ा हो। तब तक तो बच्चे मॉनिटर से डरते हैं, जहाँ टीचर हटा बच्चे मॉनिटर से बिल्कुल नहीं डरते। जबकि टीचर कितना भी छोटा हो, कितना भी कम बोलने वाला हो, बच्चे टीचर से डरते हैं, मॉनिटर से नहीं डरते। तो मॉनिटर से नहीं डरते, टीचर से डरते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये जो मॉनिटर है वो हमारे ही बीच का कोई एक है। जैसे मॉनिटर बनाने का, क्लास के मॉनिटर का क्या क्राइटेरिया होता है? एक क्राइटेरिया होगा कि वो क्लास का सबसे लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बच्चा हो, या तो लंबाई बहुत ज़्यादा हो, शरीर तगड़ी हो, या दूसरा पढ़ने में थोड़ा तेज हो। यही दो क्राइटेरिया पर जो टीचर्स होते हैं वो मॉनिटर बनाते हैं, ठीक। तो लेकिन जो टीचर होता है वो बच्चों के बीच का नहीं होता, वो बाहर से होता है। तो क्योंकि मॉनिटर बच्चों के बीच का होता है इसलिए बच्चे नहीं डरते। तो वही इन सुल्तानों के साथ था कि जैसे जब मोहम्मद गोरी भारत आया तो उसके साथ जो गुलामों की फौज आई थी, उन्हीं में से जो सबसे योग्य था उसको सुल्तान बना दिया। उसको ऐबक को लगता था ज़्यादा काबिल था तो ऐबक को उसने सुल्तान बना दिया। तो बाकी गुलामों को लगता था कि ये हमारे ही बीच का है, बस थोड़ा सा ज़्यादा काबिल है। तो पोजीशन बिल्कुल मॉनिटर वाली थी कि बस लीड करता था, लेकिन फैसले सारे मिलजुल के लेते थे, ठीक। तो इसी चीज़ को इसको ख़त्म करना था, क्योंकि उस समय सब लोग एक साथ उठते बैठते थे। जैसे बताया कि जो सरदार लोग होते थे, सुल्तान लोग होते थे, उनमें शादियां होती थी। तो इसी डिस्टेंस को मेंटेन करना शुरू किया इल्तुतमिश ने। उसने क्या किया कि जो उसके सरदार थे सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया कि हमसे कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं जुलेगा, कोई बातचीत नहीं होगी। सबके साथ खाना पीना, पार्टी शार्टी, सारी परंपराएं उसने समाप्त कर दी। और जो रिश्तेदारी होती थी कि अपने बाल बच्चों की शादी वो सरदारों के साथ करते थे, वो सब उसने ख़त्म कर दिया। और खुद को बहुत ही इलीट, बहुत ही हाई क्लास का दिखाना शुरू किया बलबन ने। इलीट क्लास का दिखाने का मतलब उसने फिर खुद को कहा कि हम आम गुलाम की तरीके से नहीं, हम अफरेशियाब के वंशज हैं। अफरेशियाब जो ये शाहनामा किताब थी, उस शाहनामा का नायक था अफरेशियाब। तो ये खुद को अफरेशियाब एक बहुत बड़े ईरानी खानदान से थे, तो खुद को अफरेशियाब का वंशज ये कहता है। फिरदौसी की शाहनामा का नायक था, कहता है कि हम आम आदमी नहीं, हम अफरेशियाब के ख़ानदान के हैं। और ख़ुद को उसने जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, तो यानी खुदा की छाया। तो जिल्ले इलाही इसने खुद को कहा कि हम छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, हम क्या हैं, जिल्ले इलाही हैं, हम खुदा के बिल्कुल परछाई हैं, उसकी छाया है और बाकियों से बिल्कुल अलग हैं। और राजत्व को और मजबूती से उसने लागू किया। और उसने क्या किया कि जो बाकी सरदारों का रहने के लिए छोटे छोटे अलग व्यवस्थाएं कराई और अपने लिए अलग से बड़ा सा महल बनवाया और नए दरबार का उससे कंस्ट्रक्शन किया। पहले क्या होता कि सारे सरदार एक साथ उठते बैठते थे, अब उसने अपने सुल्तान के लिए बड़ा सा एक तो दिव्य भव्य दरबार सजवाया। दरबार पर सिंहासन बिल्कुल ऊंचा सा लगवाया, बाकी सबकी कुर्सियाँ हटा दी गई कि सुल्तान ऊंचे सिंहासन में बैठेगा, बाकी सब लोग खड़े रहेंगे उसके सामने। दरबार में बिल्कुल ड्रेस कोड उसने लागू किया कि कैसे कैसे कपड़े पहन के आना, कौन कौन कहाँ आएगा। दरबार में पूरी दरबारी जो शिष्टाचार होती है वो सारी चीज़ें उसने लागू की, परंपराएं शुरू की। सब ईरान को कॉपी करना शुरू कर दिया उसने। और उसी ने भारत में पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया सिजदा और पैबोस। तो सिजदा और पैबोस को भारत में शुरू करने वाला कौन था? यही बलबन था। सिजदा का मतलब होता है कमर से झुक के जो लोग सलाम करते हैं, पूरा बेंड हो जाती है कमर, तो कमर से झुक करके सलाम करने को सिजदा बोला जाता है। और जब सुल्तान के पास वो झुक के आते थे और लेट के उसकी पैबोसी यानी उसका कदम चूमते थे,
यानी सुल्तान के सामने लेट के बिल्कुल सुल्तान का कदम चूमना, इसी को पैबोसी बोलते थे। तो सिजदा और पैबोस कराना शुरू किया, ये परंपरा इसी ने शुरू की। तो जिससे क्या होता है कि बाकी लोग उसके आगे दबना शुरू किए। उसने अपने ऊंचे सिंहासन के पीछे बड़े बड़े हफ्शी, जो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त नंगी तलवारें लिए हुए बड़े बड़े बॉडीगार्ड भयानक चेहरे वाले उसने खड़े करवाए, और खुद भी उसने अपने लिए बढ़िया ड्रेस सिलवाए, लंबा टोपा पहनता था, लंबी सी दाढ़ी उसने रखवाई। और सोचिए, इतिहासकार उसकी पूरी साइज बताते हैं कि उसकी दाढ़ी, चेहरा और उसके टोपे का जो अकेले का साइज था वो 2.5 फीट था। यानी 2.5 फीट के एरिया में पूरा उसने भयानक सा अपना पूरा एक फेस बना के रखा हुआ था, देखते ही डर जाएगा। तो वो भयानक रूप उसने धारण किया, और भयानक रूप धारण करके और बाकियों जो सरदारों से थे मिलना जुलना, हंसी मजाक बिल्कुल बंद कर दिया। और जो बड़े सरदार होते थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया कि उन बड़े बड़े सरदारों की छोटी छोटी गलतियों पर भयानक से भयानक सजाएं दिया करता था, ताकि दोबारा कोई उसके सामने सर न उठा सके। इसी के समय एक इसका जो सरदार था उसने अपने गुलाम को थोड़ा सा डांट दिया था। उस गुलाम को थोड़ा सा डांटने के बदले में बलबन ने उसी गुलाम के हाथों उसको 50 कोड़े मरवाने की सजा दी, कि उसको बिल्कुल सार्वजनिक पब्लिक बीच चौराहे पर खड़ा करके 50 कोड़ा उसी गुलाम से उसने मरवाया। सोचिए, बलबन के शासनकाल के समय केवल एक ही छोटा सा विद्रोह हुआ था, लखनऊती का विद्रोह। तो जो लखनऊती का विद्रोह हुआ था, ये बंगाल में लखनऊती पड़ती है, वहाँ तुर्गिल खां था, उसने विद्रोह किया। तो लखनऊती के छोटे से विद्रोह को दबाने के लिए बलबन दिल्ली से पूरी सेना लेके निकला। बलबन एक ही बार दिल्ली छोड़ा था उसी लखनऊ विद्रोह के लिए, तो हमेशा वो दिल्ली में ही रहा था। तो लखनऊती के विद्रोह को दबाने के लिए वो दिल्ली से अपनी पूरी सेना इकट्ठी करके जाता है और लखनऊती के विद्रोह को बिल्कुल बुरी तरीके से दबाता है, मारकाट मचाता है, विद्रोहियों को सख्त से सख्त सजा देता है। और वहाँ दहशत फैलाने के लिए उसने क्या किया कि जो लखनऊती जाने वाली रास्ता था, तो लखनऊती जाने वाले रास्ते की 3 मील तक बर्नी उस समय का इतिहासकार था, आंखों देखा वर्णन लिखा कि लखनऊती जाने वाले रास्ते पर 3 मील तक उसने क्या किया कि सड़क जो थी, सड़क पर दोनों तरफ लकड़ी के उसने बड़े बड़े तख्ते लगवाए, लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते खड़े करवाए दोनों साइड में। और उन लकड़ी के तख्तों पर विद्रोहियों की लाशें कील ठोक के टांग दी गई। जितने विद्रोह किए थे सबकी लाशें 3 मील तक लकड़ी के तख्तों पर टांग दी गई। और उन सड़क पर वो खुद गुजरा अपने परिवार के साथ, अपने सरदारों के साथ, और लोगों को ये दिखाया कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया तो उसकी यही सजा होगी। और उसमें से भी एक तख्ता वो खाली छुड़वाया था। वो खाली वाला जो तख्ता था वो उसने अपने बेटे को दिखाया कि बेटा देखो, एक तो खाली वाला भी छोड़े। इसका मतलब कि अगर गलती की तो तुमको भी वहीं टांगनी है। तो इतनी भयानक सजा दिया उसने कि दोबारा कभी विद्रोह हुआ ही नहीं, और उसके काल में दोबारा कभी विद्रोह हुआ ही नहीं। केवल एक ही विद्रोह हुआ, इतने भयानक तरीके से दबाया कि दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं। तो छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी से बड़ी सजा, इसकी जो पॉलिसी कही जाती है रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी? ये बलबन की थी, रक्त और लौह की नीति। कोई भी समस्या हो सीधे तलवार उठाओ, खून बहा दो, समस्या ही खत्म। और अपने अंदर से इतनी नफरत भर रखी थी कि बर्नी कहता है कि जब छोटे मोटे लोग, गरीब या नीचे कुल की, नीची जाति के लोग जब इसके सामने पड़ते थे, तो बताते हैं कि जब नीची जाति के लोग इसके सामने पड़ते थे तो इसका खून खौल उठता था, नसें तन जाती थी, और हाथ बिना कुछ बताए ऑटोमेटिक कांपते हुए तलवार की मूठ पर चला जाता था कि गर्दन काट दे सामने वाले की। इतनी नफरत उसने भर रखी थी। छोटे मोटे आदमी को तो देखना पसंद नहीं करता था। इसी के समय एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, फक्र बाबनिया। फक्र बाबनिया सुल्तान से एक बार मिलना चाहता था, और एक बार मिलने के बदले में उसने लाखों की पेशकश की थी। जैसे नहीं लोग वीआईपी लोग से मिलते हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह करने की बात करते हैं, तो उसने कहा था कि सुल्तान से हम बस एक बार मिलना चाहते हैं, उसके बदले में लाखों रुपया देंगे। तो सुल्तान को बताया कि बड़ा व्यापारी आपसे मिलना चाहता है, तो उसने कहा ठीक है, बुलाया जाए। लेकिन मिलने से पहले सुल्तान ने पूछा कि भाई जात बिरादर सब ठीक ठाक तो है? तो उसको बताया गया मुसलमान तो है, लेकिन निचली जाति का मुसलमान है, जाति से थोड़ा सा नीचे है। तो बलबन ने मना कर दिया कि भाई नीच कुल का आदमी हमारे सामने पड़ेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑटोमेटिक हमारा खून खोलेगा, नसें तनेंगी, और हाथ बहुत कंट्रोल करने के बावजूद तलवार की मूठ पर चला जाएगा, गर्दन काटने के सामने वाले की। तो उसे कहो कि जिंदा रहना है तो हमारी निगाहों से दूर रहे। तो इतना उसने नफरत अपने अंदर भर रखी थी। तो इससे क्या हुआ कि लोग उससे डरने लगे, अपने आप को बिल्कुल उसने इमोशनलेस कर दिया था, बिल्कुल भावना रही। तो वो कुछ अपने इमोशन, हंसी मजाक को बिल्कुल भयंकर कंट्रोल करता था। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, तो बहुत योग्य, बहुत बड़ा योद्धा था शहजादा मोहम्मद, और उसको बहुत मानता था। और ये तय था कि जब बलबन मरता तो बलबन के बाद उसका बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद ही उसका उत्तराधिकारी था। तो उस समय जैसे भारत में मंगोल हमले बहुत सारे हुए,
तो पश्चिमोत्तर जो सीमा थी उस पर बलबन ने सुरक्षा की व्यवस्था की और किलों को बनवाना शुरू किया ताकि मंगोलों के हमले से रक्षा की जा सके। तो उसी सीमा पर उसने अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। और एक बार मंगोलों से लड़ते हुए शहजादा मोहम्मद थोड़ा आगे चला गया और मंगोलों ने घेर के उसको मार डाला। कई जन मंगोलों के बीच अकेले वो घिर गया था और मंगोलों ने घेर के उसको मार डाला। तो जब शहजादा मोहम्मद मरा और इसकी सूचना बलबन को दी गई, बलबन बीच दरबार में बैठा हुआ था, जो है कि गुप्तचर आता है, उसको पता था कि शहजादा मोहम्मद शहीद हो गया। तो बलबन इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, अपने भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल किया। हालांकि मानता बहुत था, रोया नहीं वो दरबार में, ठीक है। सारा वो दरबारी काम जैसे डेली का होता था वैसे वो करता रहा। रात को जब अपने महल पहुंचा तब चीख चीख के, कहा जाता है कि महीनों तक वो चीख चीख के अपने बड़े बेटे की याद में रोता था और उसकी चीखें 9-9 मील तक सुनाई देती थी। तो महल में तो पर्सनली खूब चीख चीख के रोता था, लेकिन दरबार में किसी के सामने अपने जो इमोशंस होते थे, अपनी जो भावनाएं होती थी, उसको बिल्कुल व्यक्त नहीं करता था कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इतनी कड़ाई से उसने सारी चीज़ें बनाई कि सुल्तान का जो रुतबा था, सुल्तान का जो दबदबा था, वो बिल्कुल बन गया। अब लोग सुल्तान से डरने लगे, सुल्तान के नाम से कांपना शुरू कर देते थे। तो असली कहा जाए कि ये सब तो सुल्तान काम चलाऊ थे। सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, सुल्तान की जो होता ना डिग्निटी, वो इसी बलबन ने बना दी थी। वो सुल्तान के नाम से डरते थे, ठीक। इसने नियाबत अपना राजत्व का सिद्धांत दिया था कि कैसे राजा होते हैं, कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, सारी बातें। और राजा को नियाबत खुदाई कहा कि राजा खुद नहीं होते, उसको ईश्वर प्रदत्त करता है, ठीक। चलिए खैर, इसने एक और काम किया था कि अपने सेना को संगठित किया और एक नया डिपार्टमेंट बनवाया, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज कहीं कहीं मिलता है। तो जो दीवाने आरिज है या दीवाने अर्ज है, ये सैनिक विभाग था, सेना विभाग था। तो मिलिट्री को जो सैनिक होते थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, या कहीं के दीवाने आरिज आपको मिलेगा। तो ये सैनिक विभाग कहा जाए कि दीवाने आरिज किसने बनवाया था? ये बलबन ने दीवाने आरिज की स्थापना की थी। इसी बलबन के ही समय इसका जो बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, उसी के समय अमीर हसन और अमीर खुसरो नाम के 2 कवि थे, उन लोगों ने अपना करियर शुरू किया था। तो जो अमीर खुसरो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, जिसको तूतिए हिंद कहा जाता है, जो माना जाता है कि अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो अमीर खुसरो का जो करियर था वो बलबन के बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के ही अंडर में शुरू हुआ था, ठीक। चलिए, अब ये जो बलबन था बहुत सख्त था, इतनी सख्ती इसके अंदर थी कि इसका जो दूसरे नंबर का बेटा था बुगरा खां, उसको बंगाल का उसने सूबेदार बनाया। और जब बलबन की मौत हुई, तो जब बलबन मरा बुढ़ापे में, तो जब उसको इसके बड़े बुगरा खां को बुलाया गया कि भाई तुम अब आगे सुल्तान बन जाओ, बलबन की मौत हो चुकी है, तो बुगरा खां ने दिल्ली आने से ही मना कर दिया था। वो बंगाल में खुश था, बोले हम बंगाल में वहीं ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक। तो हमारे एक इतिहास की एक और बड़ी अजीब बात रही कि हमारे इतिहास में जितने भी सख्त राजा होते थे, जितने भी कड़े राजा होते थे, वो राजाओं के लड़के बहुत आवारा होते थे, आवारा टाइप के, अच्छे नहीं होते थे। तो बलबन था बहुत सख्त, लेकिन इसके लड़के सब आवारा थे, ठीक। बड़ा लड़का मरी गया था, बुगरा खां ने दिल्ली आने से मना कर दिया। उसी बुगरा खां का बेटा था कैकुबाद यानी बलबन के बेटे का बेटा, यानी उसका पोता था। क्योंकि जो कैकुबाद था, कैकुबाद को बलबन ने ही पाला पोसा था, तो बलबन के ही समय था। तो जब बलबन की मौत हुई तो 17 साल का था। बुगरा खां ने बंगाल से आने से मना कर दिया, तो बाद में बलबन के पोते कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया, कैकुबाद, ठीक। 1287 to 1290, 1287 से 1290 तक। अब ये जो कैकुबाद था 17 साल की उम्र में बना था और इसका बलबन का पोता था। अब कैकुबाद का जो पालन पोषण था वो बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था, यानी बलबन ने इसको पाला था बचपन से। अब बलबन जैसा सख्त आदमी, कहा जाता है कि कैकुबाद ने 17 साल की उम्र तक किसी सुंदर स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। तो बहुत कड़े अनुशासन में बलबन ने इसको पाला था। लेकिन जैसे ही बलबन की मौत हुई, जैसे ही वो मरा, अब सब कुछ इसके हाथ में आ गया। अब जिसने अब तक सब कुछ भी नहीं देखा था, अब सारी चीज़ें उसके सामने थी, तो बिल्कुल अय्याशी में डूब गया, अय्याश निकल गया। ये बुगरा का बेटा था, बिल्कुल अय्याश निकला। शासन प्रशासन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, शराब पीना, पार्टी करना, यही सब, नाच गाने में उलझा रहा। इतना ज़्यादा अय्याशी किया कि उसको लकवा मारा। तो इसके बाद इसी का एक छोटा सा बेटा था कयूमर्स को सुल्तान बनाया गया, ठीक है। तो छोटा सा बच्चा था कयूमर्स, 1290 में
लेकिन वो सब किसी काम के नहीं रह गए थे और सल्तनत थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। तो उसी में खिलजियों का एक नेता था जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पर हमला करता है और कैकूबाद की हत्या कर दी जाती है और कयूमर्स को कंबल में लपेट के जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना में बहा दी जिंदा। और इस तरीके से गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी गई और गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई। और गुलाम वंश के ख़त्म होने के बाद आए खिलजी, यानी अब कौन आएंगे? खिलजी आएंगे। अब खिलजियों ने कैसे शासन किया, क्या क्या किया, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग का खिलजी डायनेस्टी पर होगा। तब तक के लिए थैंक यू।